शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मुनिराज जी, मेरा सवाल ये था, मैंने एक बुक पढ़ी थी जैनिज्म और तंत्र शास्त्र, तो मुझे जानना है मंत्रों का तो उपयोग है हमारे इसमें, पर तंत्र किस तरह से इस जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है युक्ति। तो युक्ति तो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए साधन है ही, युक्ति साधने की बात। हम लोग जो विधान करते हैं, मंडल की संरचना करते हैं, ये क्या है? ये इसमें यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी। विभिन्न प्रकार की ध्यान साधना में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें तंत्र की साधना है। जैन धर्म में जो तंत्र है मूलतः आत्मा की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और चेतना के परिष्कार के लिए, ज्ञानार्णव तत्वानुशासनम जैसे ग्रंथों में इस तरह के तंत्रों का प्रयोग है। लेकिन मध्यकाल आते आते जो परिवर्तन हुआ उससे जैन धर्म भी अछूता नहीं रहा। बाद में तंत्र के नाम पर बहुत सारी वो चीज़ें जुड़ गई जिसको आज के इस भाषा में कहे टोटकेबाजी। प्रदीप जी जैन, सुकी सिवनिया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में तिरवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव एक कहावत सुनते थे कि मौत कोई बहाना ढूंढती है, खुद नहीं आती ताकि उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा पाए। अभी 8 तारीख को हमारे छोटे बहन हुई महेश जैन, गुलाब चंद जैन टड़ैया जो गौशाला के कोषाध्यक्ष रहे, उनके छोटे भाई का निधन हो गया है। जबकि वो कभी अकेले उस जगह जाते ही नहीं थे। वो घर से निकले कह के कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंच गए। पूरी कहानी नहीं बोलो, सवाल करो जल्दी से। तो गुरुदेव क्या मौत बहाना ढूंढती है, ये सही है? और ये आज की कहावत नहीं, हमेशा की कहावत है। मौत तो बस बहाना ढूंढती है। क्या पता किसके जीवन में किस बहाने मौत आ जाए, इसलिए हर पल सजग रहो। और साथ ही मैं उस परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी घड़ी में अपने मन को स्थिर बनाए। नियति को कोई टाल नहीं सकता। इस वियोग को शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रदीप जी जैन, सुकी सेवनिया। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अजय जी जैन को और आदिश जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, प्रदीप कौन है? प्रदीप कौन है? प्रदीप जी सुकी सेवनिया है यहाँ पर उपस्थित। सामने वाले सब लोग बैठ जाएं। हाँ, प्रदीप बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ मिट जाती हैं। गुरुदेव ऐसा क्या करें कि अहंकार के तूफान में ना हमारी कश्ती को कुछ हो और ना अभिमान की सुनामी में हस्ती को। तूफान में हस्तियाँ, कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ मिट जाती है। तो आपने पूछा ऐसा क्या करे कि हमारी कश्ती भी ना डूबे और हस्ती भी ना मिटे। बस सीख लो, जब तूफान आने को होता है तो पहले से संकेत मिल जाते हैं और पूर्व संकेत को पाकर लोग ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि तूफान में भी कश्ती ठीक रहे। तो तूफान का तो पूर्वाभास हो जाता है, लोग संभाल लेते हैं, लेकिन अभिमान का तो लोगों को आभास ही नहीं होता। मैं तो इतना कहूँगा, मिटी हुई हस्तियों को देखो और समझ जाओ अभिमान का अंत क्या है। इसलिए अभिमान को पुष्ट करना बंद करो। महाराज जी को, अजय जी जैन को और आदिश जी जैन भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में यहाँ पर अभी पूज्य महाराज श्री जी ऐतिहासिक पंच कल्याण की विदिशा में संपन्न करा के ईश्वर आ रहे हैं और वहाँ के मणिधर परिवार और अध्यक्ष उस पंच कल्याण के यहाँ पर बसंत जी हैं, वे यहाँ पर उपस्थित।
महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, पूरे जैन को परिवार भोपाल की ओर से नमोस्तु। हम लोगों का पुनः योग है कि महाराज जी के पुनः 4.5 साल बाद भोपाल की धरती पे चरण पड़ रहे हैं। महाराज जी आज का जिन दो शुद्ध पंचमी है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, शुद्ध पंचमी हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज की तिथि में हमें आंखें मिली। दरअसल आगम की आँख ही हमारी असली आँख। आज पहली बार हमारे भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया गया शास्त्र के रूप में। ये प्रथम बार हुआ। तो भगवान की वाणी लिपिबद्ध होने से ये आज हम लोगों के पास है। यदि नहीं होता तो हमारे पास क्या होता, हम अज्ञान के अंधेरे में रहते। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। आज श्रुत पहली बार निबद्ध हुआ, इसलिए आज की पंचमी को श्रुत पंचमी कहते हैं। षटखंडांगम की रचना आज के ही दिन हुई। ओ सिंगई गौरव जी, सनत जी, गौरव जी, मणिधर परिवार और साथ में बसंत जी और संजय भंडारी जी भी रहेंगे। वो अपना अविनाश भी, अविनाश प्रवक्ता, पूरी विदिशा वाले एक साथ ही हो जाएं ताकि सभी। और 2 प्रश्न पूछ लेंगे, एक प्रश्न मणिधर परिवार, एक प्रश्न बसंत। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ की जय। हे गुरुवार, आपके आशीर्वाद से बहुत ही कम समय में विदिशा में ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, जो निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुए। इस आयोजन के बीच में कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं घटी जो मानवीय क्षमताओं से परे थी। इसके प्रमाण भी देखने को मिले। भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या इस कलयुग में इस तरह की घटनाओं को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए? ये ईश्वरीय शक्तियों का परिचायक है या और कुछ? फिर से बोलो। मेरा प्रश्न है कि इस कलयुग में इस तरह की घटनाएं जो मानवीय क्षमताओं से अधिक उठकर इस पंचकल्याणक में हुई हैं, जिसके प्रमाण भी देखे गए, तो ये जो हुआ, इसे हम इन घटनाओं को किस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? देखो, घटनाएं तो घट गई, अब अंतर घटना की बात करो। घटनाओं को पकड़ के क्या करें? घटनाएं घटती रहती है। हम तो ये देखें कि इस पंचकल्याणक से मेरे भीतर क्या घटा। हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी है कि हम लोग अपना पूरा समय और शक्ति केवल बाहर और बाहर लगाते हैं। हमें भीतर देखना चाहिए। जहाँ तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है, तो ये सब चीज़ें लोगों की भावनाओं के प्रभाव से, पुण्य के प्रताप से होता है। आपके यहाँ का जो पंचकल्याणक है, उसका नेक निमित्त तो तभी बन गया था जब हम लोग विदिशा के प्रवेश के लिए प्रस्थान शुरू किए और 10 मिनट तक मंद मंद वर्षा बिना मेघों के हुई। ये शुभ निमित्त है। काम हो गया। मैं पुनः कहता हूँ, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। घटना को मत देखो, अंतर घटना को समझने की कोशिश करो। चलो, संजय भंडारी हो गया? नहीं है सवाल, चलिए बोलो। सीधा सवाल करना और कुछ नहीं करना। अच्छा, तो ये है महाराज जी, आपके पास केंद्रीय शासन के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आए थे, पदाधिकारी, वह कुछ जानकारी दी गई थी। उनसे संपर्क के लिए क्या किया जाए? उनसे संपर्क करो, विभाग का पता खोजो, उनसे संपर्क करो और ये देखो कि जैन लोग अल्पसंख्यक दर्जे को प्राप्त हैं, जैनों को अल्पसंख्यक की मान्यता है, तो उस अल्पसंख्यक का क्या लाभ हो सकता है? बहुत सारे लाभ है। जिस मंच से बोला भी गया था, आप लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। यदि जागरूकता हो तो समाज इससे बहुत लाभान्वित हो सकती है। इस विभाग का बहुत सारा पैसा भी लैप्स होता है, तो उसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं। कल्याण मंत्रालय के साथ कल्याण विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके अल्पसंख्यक विभाग से संपर्क करना चाहिए और अल्पसंख्यक विभाग से संपर्क करके इसकी व्यापक जानकारी सभी को जुटाना चाहिए।
आज नवदावर्ती पूर्ववत पूज्य गुरुवर को आहार का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया गुणायतन की ट्रस्टी प्रकाश चंद जी, सोनम कुमार जी जैन, सुकी सेवनिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राहुल जी जैन, सुकी सेवनिया। ओ बोलो। महाराज जी एज अ गर्ल हमें खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, अडल्ट के साथ कैसे रहना चाहिए? एज अ गर्ल, एक लड़की की तरह एज अ गर्ल हमें खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, जिससे कोई हमारी निंदा ना कर सके और हमें जज ना कर सके। हमारी निंदा भी ना हो, हमारे जज भी नहीं। देखो, एक कन्या अगर कन्योचित कर्तव्यों से जुड़ जाती है तो उसके जीवन में सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है, जिसकी वो अधिकार नहीं। मुझसे तुम पूछते हो कैसे रहना चाहिए, तो मैं एक पंक्ति में कहूँगा, अपनी मर्यादाओं में बंध के रहना चाहिए और संस्कारों को पूरी तरह खिला देना चाहिए। जी महाराज। अगर मर्यादाओं में बंधोगे और संस्कारों को पुष्ट करते रहोगे तो तुम्हें देखकर लोग तुम पर गर्व करेंगे, और न केवल तुम पर गर्व करेंगे अपितु तुम्हारे माता पिता की प्रशंसा करते ना खाएंगे। और जिस दिन तुम ससुराल जाओगे उस दिन वहाँ के लोग भी तुम्हारे माँ बाप को यह कह करके धन्यवाद देंगे कि तुमने हमें बेटी नहीं दी, बेटी के नाम पर एक विभूति दे दी है। ये गौरव अपने भीतर आना चाहिए। राहुल जी जैन, सुकी सेवनिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जी जैन, भोपाल। ओ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पाषाण को सूर्य मंत्र देकर आप भगवान बना देते हैं, तो हम जैसे जीवों के लिए ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे हम परफेक्ट इंसान बन सके? अभी तो सवाल तुम नहीं पूछा था ना। अच्छा, राहुल का प्रश्न ये पूछ रही है, ठीक है। हम जैसे इंसान को ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो दे करके परफेक्ट इंसान बन सके। बन सकते हैं। अगर पाषाण जैसा गुणधर्म आ जाए तो, ध्यान से सुनना, पाषाण जैसा गुणधर्म आ जाए तो, पाषाण में हम लोग जो मंत्र फूंकते हैं ना, पाषाण उसे अपने अंदर ले लेता है, लेकिन इंसान में फूंकते इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता, असर ही नहीं पड़ता। चलिए, हाँ बोलो। और इसके बाद में रितेश जी, भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र मनोहर लाल जी, टोंगिया, भोपाल। हाँ रितेश, प्रभात जी को आगे चल जाना। बोलो। देखो, समय को आप बीच में ऐसा न करें। रितेश जी जैन, भोपाल, प्रश्न नहीं कर रहे। मनोहर लाल जी आगे आ जाओ। नरेंद्र मनोहर लाल जी, टोंगिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा चौधरी, भानपुर। बोलो। सामने जो लोग खड़े हैं उनको संजय जी बैठा दो थोड़ा सा। बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान काल में भी 24 तीर्थंकर हैं, भविष्य काल में भी होंगे और भूतकाल में भी थे, तो लेकिन वर्तमान काल में जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें 3 तीर्थंकरों को 3 पद मिले हुए हैं। तो वैसे ही क्या भूतकाल में जो तीर्थंकर थे उनमें किसी को मिले हुए थे क्या पद, और भविष्य काल में जो होंगे उनमें भी किसी को कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद मिलेंगे? इन 3 तीर्थंकरों ने 6 का नुकसान किया। 6 का नुकसान हुआ। 3 कामदेव, 3 चक्रवर्ती की सीट चले गई। हमारे तीर्थंकर भगवंत किसी का नुकसान नहीं करते। ये तो काल के दोष से ऐसा हो गया, हमेशा ऐसा नहीं होता, यदा कदाई। टोंगिया जी बोलेंगे, बोलो जल्दी। महाराज जी, 3-4 दिन पहले समय शेखर जी के बारे में आया था। ओम, हाँ, समय शेखर जी के बारे में आया, तो महाराज जी शासन सरकार क्या कर रही है समय शेखर के बारे में थोड़ी सी मैं जानना चाहता हूँ। क्या आया था समय शेखर के बारे में? कुछ भी नहीं महाराज जी, समय शेखर जी का कुछ नहीं आया, समय शेखर जी का नाम आया था। ऐसा है, समय शेखर के विषय में मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि समय शेखर का मामला शंका समाधान का नहीं है, सोशल मीडिया का नहीं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मेद शिखर की चर्चा कर करके वहाँ की गत खराब कर दी। मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैं वहाँ की स्थिति जानता हूँ, इसलिए आप सबसे मेरा यही कहना है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। वहाँ लोग बहुत चौकसी के साथ लगे हैं,
और जो भी व्यवस्थाएं बन सकती है बन रही है, आधारहीन बातों के आधार पर अनावश्यक और अनपेक्षित टिप्पणियों के इतने काउंटर रिएक्शंस हुए हैं जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं पुनः इस मंच से कहता हूँ, सम्मेद शिखर के मुद्दे पर कोई भी बात सार्वजनिक रूप से तब तक न लाई जाए जब तक इस मंच से उसकी कोई चर्चा ना हो। जैसे जरूरत होगी होगा। अभी तो स्थिति उल्टी बनी है और उसके जिम्मेदार आपके बीच के व्हाट्सएप वीर हैं, सोशल मीडिया में सक्रिय लोग हैं, जो लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपनी व्यक्तिगत लाभ की वांछा से ऐसी बातों को तूल देते हैं, वो अंततः अपना और समाज सबका अहित करते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सम्मेद शिखर या किसी भी तीर्थ क्षेत्र के मसले को केवल सोशल मीडिया से कभी भी नहीं किया जा सकता हल। उसके हल के लिए उचित मंच पर उचित तरीके से ही पहल करनी चाहिए। वह सब हो रहा है और सम्मेद शिखर में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिनको लेकर आप लोग इतना हल्ला मचाएं। हाँ, आपके हल्ला मचने से चीज़ें बहुत बदली है, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर मनोज जी। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपने अपने प्रवचन में कहा था कि गुरु चरणों में दर्शनार्थी नहीं शरणार्थी बनकर आए, तो गृहस्थ जीवन में हम आप शरणार्थी कैसे बने? आप लोग रोज बोलते हैं अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम, बोलते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? गुरु की शरणार्थी बनने का मतलब है कि हमने गुरु के चरणों को पकड़ लिया, अब उनका मार्ग ही मेरा मार्ग है, उनका उपदेश ही मेरे जीवन के कल्याण का आधार है, मैं उनके आदर्शों का अनुकरण करके आगे बढ़ूंगा। ये शरणार्थी का मतलब है। गुरुओं की पूजा तो करो, रास्ता अपना चुनो, तो कोई मतलब नहीं। डॉक्टर मनोज जी जैन भोपाल अपनी टीम के साथ में, और उसके बाद विकास जी गोदा अपनी पूरी टीम के साथ तैयार रहेंगे। परम पूज गुरु मुनिवर को एवं समस्त संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले बानपुर समाज की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, हमारी पीढ़ी में जो पीढ़ी निकल गई उसमें एक अनुभव किया था कि माता पिता से वैचारिक मतभेद होने के बाद भी समय रहते सुलझ जाते थे। उसके पीछे कई फैक्टर थे। एक तो था कि धन संपदा से डर लगता था कि इतना कैसे सरवाइव करेंगे। दूसरा था उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तीसरा था कि बाहरी डर था। लेकिन और रही कसर धर्मपत्नी संभाल देती थी, क्यों? संस्कारी आती थी। अब ये सब फैक्टर विपरीत हो गए कि संतान भी बहुत ज़्यादा पड़ गई। महाराज जी क्लिनिक पे कई ऐसे दंपत्ति आते हैं जो कहते हैं हमने सब कुछ बेच के पढ़ाया बच्चों को, अब बच्चों का लेवल इतना ऊंचा हो गया कि हम चाह के भी उनके पास रह ही नहीं पाते। और दूसरा, घर में रहने की कोशिश करते हैं तो फिर श्रीमती जी का ये हाल है कि वहाँ से जो आजकल मीडिया मोबाइल के द्वारा कान भरने की जो परंपरा चली है, इससे कहीं ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया और आपने जो भी कारण प्रस्तुत किए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इन कारणों के अतिरिक्त एक ऐसा कारण प्रतीत होता है जिसने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है। वो है, पहले हमारे हृदय में प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन के संस्कार थे, आज उनका विलोप हो गया। इसलिए सब अब इंडिविजुअल तरीके से रहना चाहते हैं। जब तक मूलभूत संस्कार सुरक्षित और संरक्षित नहीं रहेंगे तब तक जीवन का पथ कभी प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें आज भी उस संस्कार को सुरक्षित रखने की जरूरत है। बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाए, कोई बुराई नहीं है। पुराने ज़माने में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें बेटा पिता से बहुत आगे पढ़ लिख करके बढ़ा, उच्च पदों को प्राप्त किया। आज से 50 साल पहले भी लोग IAS बनते थे,
लेकिन आईएएस अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े बड़े प्रोफेशनल पदों में जाने के भी उनके लिए उनके माता पिता सर्वस्व थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक उच्च अधिकारी रहे और उनके पिताजी ने बताया जब तक उनके पिताजी का जीवन काल रहा, अब माँ बाप भी कहते बेटा पढ़ लिख, अच्छी डिग्री पाना, अच्छा पैकेज पाना, संस्कारों को कहाँ। अगर थोड़े भी संस्कार विमुखता की बात आती है, हाँ समय के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता। तो जब ये दृष्टिकोण होगा और पूरा वातावरण ऐसा बनेगा तो चीज़ें ऐसी घटेगी, उससे कोई बच नहीं सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बोलो। जब विकास हाँ, जब विदिशा से इस ओर बिहार हुआ और भोपाल की ओर, तो पूरे आप लोगों की समुचित व्यवस्था, भोजन आदि की सारी व्यवस्था इस परिवार ने की। विकास जी गोदा परिवार ने, समूह ने, पूरी उनकी टीम ने, और महिलाएं भी उसमें अग्रणी रही। मीना जी गोदा के साथ में संपूर्ण महिला मंडल भी, उनकी टीम भी तैयार रही और बच्चे भी, बिट्टू भाई के साथ में पूरे बच्चे भी लगे रहे। एक प्रश्न वो लोग अपनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं सफलता निश्चित नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती, और आज के टाइम में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कभी ना कभी ये ख्याल आता है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कारण ये चिंता और बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हम कैसे अपने मन को समझाएं, हमें अपने मन को कैसे समझाना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा, पहला वाक्य फिर से बोलो। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, सफलता कभी निश्चित नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। हाँ, बहुत अच्छा वाक्य। सफलता कभी निश्चित नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। अभी जो तुमने बात की ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले बच्चों की जो पीड़ा है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही। इसलिए कि हमने एक दृष्टि बिगाड़ दी। आज सफलता का अर्थ ही हमने बदल दिया। किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही हमने सफलता मानने का भ्रम पाल लिया। मान सकते हैं किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सफलता है, लेकिन जब किसी प्रतियोगिता की बात होती है, वहाँ तो पहले से ही तय है कि इस प्रतियोगिता में एक ही व्यक्ति को सफल होना है, और जो व्यक्ति सफल होगा बाकी सब उस प्रतियोगिता में विफल होंगे। लेकिन प्रतियोगिता में विफल होने का मतलब जिंदगी में विफलता नहीं होना चाहिए। आज के लोग चूंकि शुरू से प्रतियोगिता में झोंक दिए जाते हैं, उनकी मानसिकता उसी तरह विकसित की जाती है, और उस मानसिकता के परिणाम स्वरूप जब कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्हें उनका वांछित परिणाम नहीं मिलता तो अपने आप को विफल महसूस करते हुए गहन अवसाद में डूब जाते हैं। समझ गए? तो उन्हें सोचना चाहिए कि नहीं, ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में सीमित सीट है, सीमित लोग सफल होंगे, बाकी सब विफल होंगे, पर वो प्रतियोगिता में विफल हैं, जीवन में नहीं। उनके लिए और संभावना है। जैसे अभी नीट का एग्जाम है, कितने लोग भाग लेते हैं? लाखों में। 24 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी। सीट कितनी? 1 लाख नहीं, कम है, हजारों में कुछ रहती है। हजारों में 50,000 मान लो, और कम हो। तो मान लो जो भी हो, मुझे पूरी संख्या याद नहीं है, तो अब उस प्रतियोगिता में बाकी लोगों को तो विफल होना ही है। इसका मतलब क्या है? वो अपने जीवन में विफल हो गए क्या? दुनिया में जितने नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बने, केवल डॉक्टरों का जीवन सफल है क्या? डॉक्टरों के अलावा भी तो लोग हैं, वो भी तो अपने जीवन में सफल है।
तो अपने आप को विफल मानना बंद कर दो। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसने नीट क्वालिफाई करने की कोशिश की, उसमें सक्सेस नहीं हुआ। उसने तय कर दिया मैं डॉक्टर नहीं बन सका पर अब डॉक्टर पालूंगा, ठान लिया। डॉक्टर नहीं बना, मैं डॉक्टर पालूंगा, और वो बेंगलोर से बीबीए करके लौटा, एमबीए भी नहीं किया, और एक अपना अस्पताल खोला। आज मल्टी सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल का सफल संचालक है। सफलता के मायने समझिए। इसलिए जब कभी इस तरह का कोई प्रसंग आए, एक संभावना मिटे, दूसरी संभावना को खोजना चाहिए। हमेशा एक बात स्मरण में रखना, 99 द्वार बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वार पर नहीं, खुले द्वार की ओर होना चाहिए, नई संभावना तलाशना। चलिए, नमोस्तु महाराज। आज अपने बीच में अनेक संस्थाओं के उच्च पद पर आसीन पदस्थ प्रभात जी मुंबई यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपना प्रश्न रखें। उनके साथ में किरीट भाई जी मुंबई, अहमेंद्र भाई मुंबई यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से आज स्वागत अभिनंदन कर दीजिए उनका। और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और मुझे तो जहाँ तक याद है प्रथम द्वितीय में इनका नाम शुरू में ही ये शिरोमणि संरक्षक अहमेंद्री जी भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। बोलो। हाँ, बोलने के लिए आज्ञा है महाराज जी। हाँ, बोल सकते हैं। पहले सबसे पहले परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी और मंचासीन महाराज जी के चरणों में 12 बार नमोस्तु। हर्ष का विषय है, मैं आज कुंडलपुर महोत्सव में कलशारोहण का महोत्सव देखकर आ रहा हूँ महाराज जी, और आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। वहाँ हमें ध्वजा चढ़ाने का लाभ मिला है बहुत सुंदर, आपके आशीर्वाद से। बस मैं तो नमोस्तु करने आया हूँ, मेरी शंकाएं आपको देखकर ठीक हो गई। बहुत सुंदर। आमीन। पूछना है क्या? चलो ठीक है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सहज मूल मंदिर में कि सहजकूट में, बड़े बाबा के सब बड़े मंदिर में कलश भी हुआ, ध्वजा भी हुई। आपने क्या किया? हमने ध्वजा की। वाह, बहुत सौभाग्यशाली है। एक बार जोरदार अभिनंदन। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में अक्षत जी सन्नी यहाँ पर उपस्थित है, पारस नाम से। वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद वे तैयार रहेंगे। प्रवीण जी जैन भोपाल। 7 बजे फ्री होऊंगा। अक्षत मनाली, माइक पहुंचाओ जल्दी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रवीण जी जैन भोपाल, जिनका नाम बोल रहे। थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को भी वहां तक माइक पहुंच सकेगा। सन्नी, कितने नाम है? नितेश। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सुख और दुख में तो मनुष्य के जीवन में आता रहता है, सुख में सब एक साथ होते हैं। महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि दुख के समय पारिवारिक एकता को कैसे बनाए रखें, और विपत्ति के समय हम अपना और अपने परिवार का मनोबल कैसे बढ़ाएं और उसका डट कर सामना कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। दुख के समय में पारिवारिक एकता कैसे बने, विपत्ति के समय में अपने अपने परिवार का मनोबल कैसे बने। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी जीवन में दुख आए उस समय हमें धैर्य और सकारात्मकता रखनी चाहिए। कर्म का उदय मानकर आपस में बातचीत करनी चाहिए, और जो वास्तविक परिस्थिति है उसका सही अर्थों में विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण करके आपस में सामंजस्य बना करके काम करना चाहिए, और बात करनी चाहिए कि ये जो भी चीज़ें हैं परिवार की है तो परिवार के सभी को मिल बैठ करके ही ठीक करना होगा। दुख की घड़ी में परिवार इकट्ठा भी हो जाता है यदि उस दुख को पूरे परिवार का दुख मान लिया जाए तो। और ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जब दुख एक दूसरे के साथ मिल कर के सहा जाता है तो दुख हल्का हो जाता है, वो बताना चाहिए। विपत्ति की घड़ी जब भी आए उस समय यदि
हमारी सोच सकारात्मक हो तो विपत्ति को भी एक अच्छे अवसर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोच को सकारात्मक बनाएं, कर्म सिद्धांत पर विचार करें, धैर्य और संयम का आलम्बन लें, चीजें बदल सकती। पारसताम समाज से कल के सारे कार्यक्रमों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। आप अभी बताएंगे। चलो प्रवीण जैन जी भोपाल, वो अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कहाँ है प्रवीण जैन? बोलो। हाँ, खुशी विनायका। परम पूज्य आदरणीय प्रमाण सागर जी महाराज जी, निर्भीक सागर महाराज जी, संधान सागर महाराज जी के चरणों में जैनम प्ले स्कूल केश काउंसिल समस्त निर्भीक सागर बन का नमोस्तु इच्छामि, समस्त महाराज जी को इच्छामि। महाराज श्री शिखा आपसे प्रश्न पूछ रही हैं। महाराज जी, वर्तमान संदर्भ में प्रतिभाशाली बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में बाहर स्थित उच्च संस्थानों में भेजने हेतु मार्गदर्शन एवं माता पिता की दुविधा तथा बच्चे का ध्यान रखने हेतु मार्गदर्शन। देखिए, उच्च शिक्षा में भेजने हेतु मार्गदर्शन और माता पिता की जो दुविधा है उस दुविधा के लिए मार्गदर्शन। देखिए, सबसे पहली बात, उच्च शिक्षा अच्छी बात है, पर सब कोई को उच्च शिक्षा के लिए भागना और बाहर जाना ये अच्छी बात मुझे नहीं दिखती। कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा में जाना चाहता है तो उसे 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले स्वयं की रुचि, दूसरी बात परिवार की पृष्ठभूमि, तीसरी बात आगामी संभावनाएं। और स्वयं की रुचि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आगामी किसमें क्या संभावनाएं और अपनी प्रतिभा, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी रुचि हो, अच्छी बात है, रुचि तो आजकल सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन उस रुचि के अनुरूप परिवार का वातावरण कैसा है, क्या हमारा परिवार उसको अफोर्ड करने की पोजीशन में है कि नहीं। फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि में हम जिस परिवार को बिलोंग करते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, हमें ये देखना है। हमारा अपना लक्ष्य क्या है, नौकरी करना है या व्यापार करना, हमें ये भी देखना है। अगर हमें व्यापार करना है तो हम क्यों इधर उधर अपना माथा पच्ची करें, हमें वो देखना चाहिए। जिन लोगों की व्यापारिक पृष्ठभूमि है उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत आज सब जाके IIT पास आउट होकर के ही काम करें, वो अपने घर परिवार की स्थिति भी देख सकता है। फिर संभावनाएं देखना चाहिए कि अगर मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करके उच्च शिक्षा के लिए जाऊंगा भी तो उसमें ज़्यादा स्कोप है या जहां मैं हूं वहां ज़्यादा स्कोप है, ये चीज़ें। और चौथी बात मैंने अभी क्या बोली थी? प्रतिभा। मेरा खुद का टैलेंट क्या है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एवरेज होते हैं और माँ बापों को तो बाहर पढ़ाना, हमें तो बाहर पढ़ाना, हमें बाहर पढ़ाना। अब एक परिवार में इस बात को लेकर महाभारत हो गया कि एक की बेटी, उसकी माँ चाहती थी कि बड़े भैया की बेटी बाहर गई तो मेरी बेटी भी बाहर जाएगी। अब वो थी क्या, एवरेज 55-56% मार्क्स लाने वाली बेटी, बड़ी वाली मेरिटोरियस थी, उसको भेजा, लेकिन उसकी गई तो हमारी बेटी भी जाएगी। अंततः उसे भेजना पड़ा, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ बेटी चली तो गई लेकिन बाहर जाकर वह ड्रग की एडिक्ट बन गई, पूरे जीवन का सत्यानाश हो गया। अब उसकी माँ रोती है। मैं पूछता हूँ, ऐसी माँ है या शत्रु? सब लोग उसको समझा समझा के थक गए, नहीं जाएगी मेरी बेटी तो पढ़ेगी, बाहर ही पढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता सब बाहर जाने वाले भटकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या थी उसे बाहर भेजने की? वहाँ गई, उन्मुक्तता मिली और वो चक्कर में फंस गई, ड्रग्स लेने की आदी बन गई। आज आप लोग भी देखते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले युवकों और युवतियों का हाल क्या है। तो वो चीज़ें देखो जिसमें वैसा टैलेंट है जो आगे आके कर सके कुछ अच्छा, उनको भेजो। नहीं तो आप तो उनको जोत देते हो और फिर वो थक कर हार जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं, मामला सिफर रहता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के चले, पेरेंट्स भी ध्यान रखें,
बच्चे भी ध्यान रखें तो आगे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। खुशी विनायका भोपाल और उसके बाद में अपन महाराज जी को भी निवेदन करेंगे। आप अपनी पर्चियां अभी खुलती जा रही है, आपका भी नंबर आ सकता है। नाम लिखा है तुमने अपना? इसको इसके बाद इसका एक अच्छा सवाल कल। ठीक, अच्छा ठीक है, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे हम बच्चों को आगे ग्रेजुएशन के लिए या जॉब के लिए हमेशा बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है, मतलब एक करियर को ग्रोथ देने के लिए, बट मन में एक हमेशा गिल्ट रहता है कि मम्मी पापा को, अपनी परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसा रहता है कि उनके साथ जितना समय हो सके उतना भी स्पेंड करना है, बट करियर में भी आगे बढ़ना है। तो उसके बीच में बैलेंस या एक सल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, अपने कैरियर के लिए बड़ी सिटी में जाना आवश्यकता नहीं है, आज का फैशन हो गया। आज सब जगह एम्स है, सब जगह आईआईटी कॉलेज है, भोपाल में भी होंगे। एम्स तो है, आईआईटी है कि नहीं? ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आई ओम। मेरे कहने का मतलब एक पंक्ति में मैं कहूँगा, अगर व्यक्ति में टैलेंट हो जो वो कहाँ पढ़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पढ़ रहा और क्या पढ़ रहा है महत्वपूर्ण। साधारण इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बच्चे भी दुनिया में नाम कमाने वाले हुए और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जाकर के भी भटकने वाले लोग। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना चाहिए। ये जो एक होड़ सी बन गई और एक स्टेटस का सिंबल बन गया। छोटे गांव के बच्चे अब कस्बों में पढ़ना चाहते, कस्बों वाले शहरों में, शहरों वाले बड़े शहरों में, बड़े शहरों वाले महानगरों में और महानगर वाले अब्राड में। अब अब्राड वाले अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है आवश्यकता, क्या है? हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए, और अब ये तो जान दो, उच्च शिक्षा तो बहुत बात की बात है, नीचे की शिक्षा से ही बच्चे बाहर जाना शुरू कर देते, माँ बाप बाहर भेजना शुरू कर देते, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हाँ, मुझे महाराज श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री जी। चलो जब तक दूसरे हाँ तैयारी करो जब तक। डॉक्टर प्रीति जैन, जैन नगर भोपाल। नमन गुरुदेव। मुनीषी क्षमा सागर जी के प्रवचनों में कई बार सुना है कि जितनी जितनी निराकुलता आज है उतना उतना मोक्ष आज भी संभव है जीवन में। तो मुनिवर, मेरा ये प्रश्न है कि आप मुनिराज महाव्रती लोग तो बहुत निराकुल रहते हैं और इसीलिए ज्ञानवर्ण का क्षयोपशम भी बहुत उत्कृष्ट है, जिसको कि देख के हम लोग बहुत वो हो जाते कि हम कब जीवन में एक कण भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम गृहस्थ जो राग द्वेष से मलिन है, तो वो कैसे निराकुल हो, कैसे क्षयोपशम हम लोगों का भी बढ़े और कैसे अपने मन को निराकुल कैसे बनाए। आकुलता के कारणों से बचो। और दो बातें कहता हूँ, निराकुल होना है तो दो चीज़ें आत्मसात कर लो। कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की कला सीख लो और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर लो। हमेशा निराकुल रहो। नमस्ते। समझ गए? चलिए महाराज जी पूछेंगे। हाँ, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए कि मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवेश हो रहा है और इसके पूर्व ही आज ऐसा लगा कि बहुत से बच्चे जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं किंतु दुविधा में फंसे हुए हैं और बहुत से प्रश्न का समाधान आप दे रहे हैं। दो पंक्तियां हमने पढ़ी थी, शायद इससे और कुछ दिशा मिले। को बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र रखना, बुलंदियों की उड़ान में हो थोड़ा सब्र रखना। परिंदे बताते आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, परिंदे बताते आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते। शायद हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझ जाए कि हमारा सही ठिकाना कहाँ है, आपका निर्देश मिले
और ये अच्छे से ग्रहण कर सके तो वास्तव में सारी दुविधा क्षण मात्र में विलीन हो सकती है। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छी बात कहते हैं। परिंदे कहते हैं बुलंदियों के आड़ान में थोड़ा सब रखना, परिंदे बताते हैं कि आकाश में ठिकाने नहीं हो। दरअसल सभी लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए। सभी लोगों के जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य ही बिगड़ गया है। या तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और यदि कोई लक्ष्य है भी तो बड़ा उथला। आज की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के कारण ज़्यादातर लोग केवल पैसा, पावर, पैकेज इन पर ही ध्यान देने लगे हैं। पैसा, पावर, पैकेज, पोस्ट, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा और व्यापी होना चाहिए। पैसा, पावर, पैकेज, पोस्ट की जगह हमारा मूल लक्ष्य प्रसन्नता का होना चाहिए। हम अपने जीवन को किस तरीके से प्रसन्न रख करके जी सके। मेरे देखे हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जीने की कला प्राप्त करना ही जीवन की असली सफलता है। मैं उस सफलता को अर्थहीन मानता हूं जो हमारे मन की प्रसन्नता को छीन ले। आज लोग कहने को अपने आप को सफल तो मानते हैं, पर उनके चेहरे की मुस्कान खत्म हो रही, मन की प्रसन्नता खत्म हो रही, क्योंकि उद्देश्य ही भटका हुआ। इसलिए जीवन के मूलभूत उद्देश्यों से जुड़ कर के चलें, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी तत्परता दिखाएं, तो अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि घटित हो सकेगी। और उद्देश्य भटक जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अंततः लोगों को समझ में आता है कि ये सब चीज़ें बीच की है, असली बात तो भीतर की है, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। चीज़ें खोए उसके पहले यदि इन बातों को संजो लिया जाए तो जीवन बहुत बेहतर है। प्रीसा जैन, पारस धाम, भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगी राहुल आयुषी जैन, सुकी सेवनिया। दो माइक पहुंचाओ। अगला नाम राहुल आयुषी जैन, सुकी सेवनिया। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम बार बार अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमें और पुण्य मिले, हमारा पुण्य अर्जन होता जाए, तो क्या ये पुण्य की लालसा कहलाएगी? क्या इससे हमें कोई दोष लगेगा? देखिए, पाप से बचने के लिए पुण्य को अपनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छी बात की लालसा बुरी नहीं है, लेकिन पुण्य करने का भाव होना अच्छी बात है, पर केवल बाहरी दृष्टि से करना ठीक नहीं। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है कि हम अच्छा करें, ये अच्छी बात है, उसके साथ हम अच्छा बने और अच्छी बात। क्या है? तो हम पुण्य करें, ये तो अच्छी बात है। उनको पुण्यमय बनाए, ये और अच्छी बात है। शुरुआत में पुण्य की लालसा बुरी नहीं है, लेकिन जिस दिन जीवन को पुण्य बनाना शुरू कर दोगे, लालसा ही खत्म हो जाएगी, जीवन सुंदर। राहुल आयुषी जैन, सुकी सेवनिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंखुड़ी जैन, सुकी सेवनिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमारे माता पिता हमारे जीवन को अच्छा सफल बनाने के लिए हमारे लिए सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं, हर खुशी मिले, हमारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, तो हम हमारे माँ बाप के लिए ऐसा क्या करें कि उनको हम पर अभिमान हो? कुछ मत करो, उनने जो कुर्बान किया उसे जीवन भर ध्यान में रखो, उनके उपकारों को याद करो,
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना के रखो, तो जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। मुश्किल ये है कि माँ बाप तो अपना सर्वस्व लगा देते हैं, बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं देते, उल्टी उलाहना देते, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। आज के तथाकथित कुछ बच्चे तो ये आपने हमारा कैरियर चौपट कर दिया, अरे पैदा करके इस लायक बना दिया, ये कम दिख रहा है क्या। तो ये चीज़ें अगर माता पिता के उपकारों का स्मरण होगा तो कभी भटकाव नहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंखुड़ी जैन, सुकी सेवनिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे विनय जी जैन चिरमरी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि तुम पढ़ते क्यों, तो हम बोलते हैं कि कैरियर बनाने के लिए, या फिर कोई बोलता है कि जॉब पाने के लिए। और अगर हमसे कोई पूछता है तुम खाना क्यों खाते हो, तो जीने के लिए। और कोई पूछता है तुम जीते क्यों हो, तो धार्मिक व्यक्ति से पूछें तो वो ये बोलते हैं कि मोक्ष जाने के लिए। और नॉर्मल व्यक्ति कोई कोई ये बोलते हैं कि लाइफ मिली है तो जी रहे हैं। तो महाराज श्री, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम जीते क्यों, तो उसका सटीक उत्तर और लक्ष्य मीन क्या होना चाहिए। और महाराज श्री, भावनी युग में ऐसे क्या कमांड दें जिससे हम अमीर बन सके, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को गुड़ायतन ट्रस्टी बनना है और बिना पैसे के वो पॉसिबल नहीं है। और महाराज श्री, लास्ट बस 2 मिनट का क्वेश्चन कि महाराज श्री, आपके जो भक्त हैं हम सभी, तो आपकी एक नजर पाने को इतना तरसते हैं, आपको एक ग्रास हार देने के लिए इतना तरसते हैं, लेकिन महाराज श्री जैसे हमें अगर छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है या फिर कोई अटेंशन भी दे देता है तो हम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो आपको मतलब कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा है कि आपने अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया, या फिर मतलब आपको कभी भी इतनी सी खुशी हुई है? नमोस्तु महाराज श्री। ओ, बहुत सारे सवाल कर दिए, और पंखुड़ी तो ऐसी फैल गई। सबसे पहले तुमने क्या पूछा? अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे जीवन काल हम क्यों जी रहे हैं। एक दफे मैंने सभा में पूछा, बोलो भैया क्यों जी रहे हैं? एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि जीने का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, तो हम तो यही बताएंगे कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए जी रहे हैं, और यही उत्तर देना चाहिए। हम अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। ये नरभाव मुझे मिला है केवल मौज मस्ती और सुख सुविधा को भोगने के लिए नहीं, ये नरभाव मुझे मिला है निज पर का कल्याण करने के लिए, और मैं केवल उसके लिए जी रहा हूं। समझ गए? दूसरी बात, अमीर बनने का क्या मार्ग है? मन ऊंचा रखो, अमीर बनोगे। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मन ऊंचा होता है उसका भाग हमेशा ऊंचा होता है। जिनको अमीर बनना, उनको एक सूत्र देता हूं, जिंदगी में हमेशा देने की सोचना, मांगने की नहीं। जो देने की सोचता है वो अमीर बनता है, जो मांगने में लगा रहता है वो भिखारी बनता है। तो हर पल ऐसी भावना भाव कि हे भगवान, मैं इतना समर्थ रहूं कि सबको दे सकूं, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आपने तीसरा सवाल किया, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरु का, आप अपने गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूं कि दिख रहा है कि लोग मेरे पीछे हैं, पर मेरे पीछे मेरे गुरु का हाथ है, मैं तो उनकी छाया। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता कि लोग मेरे दीवाने हैं, पर ये मन में जरूर आता है लोगों की जिसके लिए दीवानगी है वो कभी कम ना हो, और मेरे अंदर वो दिखता रहे ताकि वो सही अर्थ में मेंटेन हो सके। समय आप सबका हो रहा है महाराष्ट्री, लेकिन कमांड क्या दें? कमांड मैंने बोला ना, मैं हमेशा देने वाला बनूं, मैं हमेशा देते रहूं, बस ये भाव रखो, आ जाएगा। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। कल का कार्यक्रम कहाँ होगा? कल का कार्यक्रम पारस धाम में होगा। प्रातः पिछली बार भानपुर वाले को मिल गया था, इस बार ये अवसर, कल का पूरे दिन का प्रवास पारस धाम में होगा। दोनों अटैच हैं।
शंका समाधान। हाँ, सुबह प्रवचन भानपुर में दे सकते हैं। सुबह का सुनो, प्रवचन करके यहाँ से पहुँचेंगे, पहले प्रवचन भानपुर में होगा और भानपुर से फिर हम लोग पारस धाम के लिए प्रस्थान करेंगे।